नमस्कार. गोवन वार्ता लाईव्हच्या या अत्यंत खास कार्यक्रमामध्ये मी तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत करतो. एक अत्यंत विषय गेल्या काही दिवसांपासून गाजतोय राज्यामध्ये, तो म्हणजे खाजगी टॅक्सी विरुद्ध ऍप बेस्ड टॅक्सी. याच संदर्भात आपण खाजगी टॅक्सीची जी भूमिका होती ती समजून घेण्याचा प्रयत्न केला आणि आता एक पाऊल पुढे जाऊन आपण ऍप बेस्ड टॅक्सीचं महत्व काय आहे, ती नेमकी कशी गरजेची आहे किंवा गरजेची नाही आहे गोव्यासाठी, या संदर्भातलं एकूण आकलन जे आहे किंवा भूमिका जी आहे ती समझून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. माझ्याबरोबर मुर्तजा अली सर आहेत अपना बड़ा से. सर खूप खूप स्वागत है आपका हमारे शो में. एक डिटेल बातचीत करेंगे ये अगले आधे घंटे में. मेरा पहला सवाल है आपसे कि जो ऐप बेस्ड टैक्सी कोई भी हो, कोई भी कंपनी हो, ये ऐप बेस्ड टैक्सी की अहमियत जो है, जो आने वाले समय में इसकी अहमियत आपको कितनी लगती है और क्या क्या है? धन्यवाद सिद्धेश जी, आपने मुझे दोबारा बुलाया। और जो आपका सवाल है कि ऐप बेस्ड टैक्सी की जरूरत कितनी लगती है, तो देखिए टेक्नोलॉजी एडॉप्ट होने के बाद आप ऐप बेस्ड टैक्सी के बिना सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा और उसका नुकसान आप लोग फेस कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि आज हर चीज प्री प्लान्ड होती है। अगर मैं ट्रेवल करने निकलूंगा तो मेरा बजट मुझे एस्टिमेट करना होता है, राइट? और जब मैं बजट एस्टिमेट करूंगा तो मैं सबसे पहले ये देखूंगा कि मेरा प्लानिंग क्या है और मुझे उस जगह पे मेरा एक्सपेंस कितना होना है। ऐप बेस्ड टैक्सी के अंदर फेयर डिसाइडेड होता है, मुझे ये पता लगेगा कि मेरा भाड़ा कितना लगने वाला है। दूसरी एक चीज टाइमिंग का एडजस्टमेंट होता है। टाइमिंग, मुझे कम से कम टाइम के अंदर मुझे कैब अवेलेबल हो तो मेरे टाइम का प्लानिंग मैं कर सकता हूँ। ट्रेवल में आने के बाद मुझे किसी जगह पे खड़े होके किसी से बात करने की या ढूंढने की जरूरत नहीं होती। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज ऐप बेस्ड टैक्सी के अंदर और इसमें जो डिफरेंस है वो ये आता है कि कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी डिसाइड होती है सर्विसेज को लेके। ऐप सर्विस प्रोवाइडर को अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ती है उसकी सर्विसेज को लेके। लेकिन लोकल अगर हम जो प्राइवेट टैक्सी की बात करें, यहाँ अकाउंटेबिलिटी कोई लेने को तैयार नहीं है। सॉरी। और ये अकाउंटेबिलिटी अगर नहीं लेंगे, अभी जैसे आज आप मीडिया हाउस चला रहे हैं तो आपके ऊपर भी एक नोडल बॉडी है कि आपको क्या कंटेंट दिखाना है, किस तरह से दिखाना है, ठीक है? तो उसी तरीके से आज के टाइम पे जो क्राइम हो रहा है, जो चीजें हो रही हैं, क्राइम है, प्राइस है, सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, सर्विसेज हैं, इन सब फैक्ट्स के ऊपर, इन सारे पॉइंट्स के ऊपर अकाउंटेबिलिटी लाना जरूरी है। इसीलिए आप देखिए कि जब 2006-7 के अंदर जब यहाँ पे इंडिया में उबर ने एंटर किया और उसने जो सर्विसेज दी, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स आई, तो आज सुप्रीम कोर्ट ने 2012 बल्कि 13-14 के अंदर ही जो है वो रेगुलाइज करा दिया था इस सिस्टम को पूरे को कि ऐप बेस्ड टैक्सी चलेगी तो उसका एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, उसकी कोई गाइडलाइन होनी चाहिए। तो उन गाइडलाइन के अकॉर्डिंग पैन इंडिया में वो सर्विसेज चल रही हैं और गाइडलाइंस को फॉलो करने की वजह से बेटर सर्विसेज दोनों साइड पे मिल रही है। ऐप ऑपरेटर फ्लीट ओनर को भी उतनी ही अच्छी सर्विस दे पा रहे हैं जितनी अच्छी सर्विस वो कस्टमर को दे पा रहे हैं। उसके साथ साथ जो कस्टमर को एक अफोर्डेबल प्राइस में बेटर सर्विसेज मिल रही हैं, उसके साथ साथ जो फ्लीट ओनर है, जो ट्रांसपोर्टर है, जो उसके साथ ऐप के ऊपर चल रहा है, उसको भी एक इनकम श्योर हो रही है, उसका बेयर मिनिमम उसको एक श्योरिटी मिल रही है कि मैंने अगर किसी ऐप के साथ काम करा है, मैं उसके साथ जुड़ा हूं तो मुझे बिजनेस मिलेगा। तो यहाँ पे बात जहां तक अकाउंटेबिलिटी की आती है ना, वो उसके बिना आज कोई भी काम करना, कोई भी बिजनेस करना, उसके अंदर उसकी सस्टेनेबिलिटी लाना बड़ा मुश्किल है। जी जी, मेरा एक बहुत ही मतलब सवाल है ऐसा कि ऐप बेस्ड टैक्सी गोवा जैसे छोटे स्टेट में, जिसका जियोग्राफी जो है जो कि समझ लीजिए छोटे छोटे आयरलैंड है यहाँ पे, तो जो ऐप बेस्ड टैक्सी का जो मॉडल है बेसिकली, वो मॉडल गोवा जैसे स्टेट में कैसे काम कर सकता है, ऐसा एक सवाल जो है वो टैक्सी ओनर्स यहाँ पे खड़े कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम लोग सिटीज, मेट्रो सिटीज की बात करें तो मेट्रो सिटीज में जो ऐप बेस्ड टैक्सीज है उनके लिए जो जहाँ पे भी डेस्टिनेशन रहता है पैसेंजर का, वहां से उनको अलग से एक जर्नी मिल सकती है या फिर भाड़ा मिल सकता है। लेकिन गोवा जैसे स्टेट में जहाँ पे सिर्फ डेस्टिनेशन पे जाके रिटर्न आना, ये उनके लिए एक बहुत बड़ी भूल नहीं हो सकती ऐप बेस्ड टैक्सी के लिए, क्योंकि वहां से तो उन्हें कोई भाड़ा मिलने की जो पॉसिबिलिटी है वो तो बहुत कम है।
नहीं, ये बात आपकी ठीक है कि वो एक ऐप बेस्ड टैक्सी के लिए भूल हो सकती है, ठीक है, ऐसा उनका सोचना है। लेकिन आप एक बात को समझिए कि गोवा में टूरिस्ट आता है, हम्म। अगर टूरिस्ट ए पॉइंट पे जाएगा तो वापसी में उसको ए पॉइंट से बी पॉइंट पे वापस भी आना है। जी। अगर ऐप बेस्ड टैक्सी अगर एक प्लानिंग पे चलती है कि एक्स टूरिस्ट को ए प्लेस पे बी से लाके छोड़ा है, हम्म। और जब वो टैक्सी वापस चली जाती है तो उस टाइम पे उसको वाई पैसेंजर भी तो मिलेगा ना ए से बी पे जाने के लिए। हम्म। जब सब कुछ ट्रांसपेरेंसी रहेगी काम के अंदर, तो ये सारा, क्योंकि इसमें से बड़ा सपोर्ट होता है गूगल का जीपीएस का हम्म। प्लानिंग के लिए, रूट पे प्लानिंग के लिए कि गाड़ी कितनी देर में पहुंच रही है, पैसेंजर को कितना टाइम वेट करना है, कितना टाइम नहीं वेट करना है। अगर हम्म। मैं मेरी बात अगर करूं, हम्म। मैं किस कॉन्सेप्ट पे आ रहा हूं, तो मेरा कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल ही डिफरेंट है कि मेरे पास तो पैसेंजर के लिए भी चॉइस है कि उसको कौन सी गाड़ी लेनी है, तो हम्म। मैं तो किसी को बाउंड ही नहीं कर सकता हूं। फॉर लेकिन अगर एग्जाम्पल बता सकते हैं आप जनरल एक ऐसी जनरल चॉइस? एप बेस्ड टैक्सी की भी बात करें हम, जी जैसे जी। आपके यहाँ गोवा माइल्स चल रहा है, हम्म। या इन फ्यूचर ओला या उबर आने को है, या कोई भी और कंपनी जब आती है, हम्म। तो उनका एक स्टेटिक्स होता है, ठीक है। और जहां तक फेयर का प्लानिंग है, तो जिस तरह से सिस्टमाइज एक चीज होती है, हम्म। जैसे लोकल टैक्सी ऑपरेटर जगह के हिसाब से रिटर्न का फेयर डिसाइड करते हैं, कहाँ हम्म। से उनको वापसी का भाड़ा मिलना है, कहाँ नहीं मिलना है, कहाँ से उनको खाली आना है, कहाँ पे उनको रुकना है। तो राइट। जैसे वो लोग टाइम पे डिसाइड करते हैं, हम्म। ऐसे ही ऐप बेस्ड टैक्सी के अंदर भी एक मैकेनिज्म होता है हम्म। जो ट्रेवल में लगने वाले टाइम और हम्म। वापसी मिलने वाले पैसेंजर की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। हम्म। जरूरी नहीं है कि हर जगह का भाड़ा एक सिमिलर किलोमीटर पर किलोमीटर पे डिसाइड हो। कई हम्म। जगह पे जो कॉम्पिटेटिव रूट्स होते हैं उसके अंदर किराया कम भी होता है, और कई ऐसे रूट्स होते हैं जहां पे पैसेंजर नहीं मिलता है, या वहां पे टैक्सी जाने के बाद वापसी आना मुश्किल होता है। जी तो ऐसी जी। जगह पे ऐप बेस्ड टैक्सी के अंदर भी वो फेयर के अंदर फ्लक्चुएशन आता है। हम्म। तो इसका ओनली इम्पैक्ट। डिफरेंस ओनली डिफरेंस इज दैट सिद्धेश जी, हम्म। कि जो ऐप बेस्ड टैक्सी है वो पहले से आपको कस्टमर को बुक करने के पहले वो बता देती है कि उसका कितना पैसा लगने वाला है, जिससे बात का झगड़ा नहीं रहता है। जी। एक बहुत ही बड़ा सवाल जो है वो प्राइवेट टैक्सी वाले यहाँ पे खड़ा कर रहे हैं, वो ये है कि रिटर्न का जो भाड़ा रहता है, मतलब आपका नाम है अपना भाड़ा, लेकिन ये प्राइवेट टैक्सी वाले जो है ये कह रहे हैं कि रिटर्न भाड़ा जो है वो हमें नहीं मिलता, तो वो हम लोग जो जर्नी होगी उसी में से लेते हैं, या फिर ऐसा कहा जाता है। ये जो कॉन्सेप्ट है रिटर्न भाड़ा, ये कॉन्सेप्ट के ऊपर आप जो ऐप बेस्ड टैक्सी है ये उसको किस तरीके से देखती है? देखिए सिद्धेश जी, एक बहुत बड़ा यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप है ऐप बेस्ड टैक्सी ऑपरेटर और प्राइवेट टैक्सी ऑपरेटर के अंदर। एक प्लेटफॉर्म पे एक टेबल पे बैठ के अगर जब इन्होंने समझा होता कि ऐप बेस्ड टैक्सी क्या है, इसका कॉन्सेप्ट कैसे काम करेगा, भाड़ा कैसे मिलेगा, तो शायद आज ये प्रॉब्लम होती नहीं। और मैं अगर मेरी बात करूं तो मैंने आने के पहले 3 महीने पहले एसोसिएशन के, जो नॉर्थ गोवा ओनर्स एसोसिएशन है, जो प्राइवेट टैक्सी की आपके यहाँ की सबसे बड़ी यूनियन है, उनके स्पोक्स पर्सन से और उनके ऑफिस बेरर से हमने बात करी है। हम्म। हमने उनको अपना प्रपोजल रखने की कोशिश करी है कि आप आइए हमारे साथ बैठिए, हम्म। काम करना या नहीं करना बात की चीज है, हम्म। पर आप समझिए कि हम आपके साथ मिलकर कैसे बेटरमेंट पे काम कर सकते हैं। हम्म। बट अब किसी चीज को अगर आप एक गांठ बांध के बैठेंगे हम्म। तो वो चीज तो नहीं हो सकती। जी, आपने कहा कि आपने कोशिश की है बातचीत करने की। मेरी भी कुछ प्राइवेट टैक्सी ओनर से बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि हमें जो है विश्वास में नहीं लिया जाता ये जब भी ऐप बेस्ड टैक्सी आती है तब। आपकी जो चर्चा हुई, क्या आप विस्तार रूप से बता सकते हैं कि उस चर्चा में क्या हुआ, कैसे हुआ, आपने क्या प्रस्ताव रखे थे? देखिए, हमारा पहला प्रस्ताव तो ये था कि हम आपके लिए काम करना चाह रहे हैं, ठीक है, और काम आप करेंगे, क्योंकि मैंने जैसा पिछली बार में आपको बताया ना कि मेरे ऐप के ऊपर, अपना भाड़ा के ऐप के ऊपर हम्म। हमारा कंट्रोल नहीं है। हम कस्टमर को नंबर ऑफ व्हीकल, जैसा हमने सिर्फ इस पूरे सिस्टम को हम्म। इलेक्ट्रॉनिक करने की कोशिश करी है। हमारा जी। सिस्टम ठीक उसी तरह काम करता है जैसे अभी ये लोग काम कर रहे हैं। एक हम्म। पर्टिकुलर स्टेट में कितनी गाड़ियां अवेलेबल है वो फिजिकली जाके स्टैंड पे देखता है, हम्म। हमारा ऐप उसको ऑनलाइन दिखा देता है कि कितनी गाड़ी अवेलेबल है। हम्म। और उसके बाद जब आप अपनी रिक्वायरमेंट, जैसे स्टैंड पे जाके आप बोलते हो कि मुझे एयरपोर्ट से पणजी जाना है, उसी हम्म। तरीके से हमारे ऐप के अंदर आप अपनी रिक्वायरमेंट डालते हो।
ठीक है, हाईएस्ट फेयर हमारा डिसाइडेड है, ये बात ठीक है, लेकिन अगर किसी को कम में जाना है तो हर फ्लीट ओनर फ्री है अपना भाड़ा बताने के लिए कि किसी जगह मान लीजिए कि 500 रुपए का फेयर अगर ऐप के ऊपर हाईएस्ट फेयर आ रहा है, कोई 400 में या 450 में जाना चाहता है तो ही इज फ्री, वो अपना फेयर खुद बताएगा। तो अभी स्टैंड पे भी तो वही चीज होती है, तो उसमें फर्क कहाँ रहा? जो ये काम कर रहे हैं वही हम काम कर रहे हैं, हमने इनके काम को उठा के सिस्टमाइज करके प्लेटर्ड करके वापस इनको देने की कोशिश करी। जी एक बहुत बड़ा सवाल जो है, जी बिल्कुल बिल्कुल, इसी बात को आगे लेके चलते हैं। मेरा सवाल ये है आपसे कि यहाँ पे लोगों को ऐसा लग रहा है कि कोई भी अगर ऐप बेस्ड टैक्सी यहाँ पे आ रही है, फॉर एग्जांपल हम लोग अपना भाड़ा का ले लेते हैं, अगर अपना भाड़ा गोवा में आता है तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि अपना भाड़ा जो है वो हमारे सर के ऊपर बिठाए, हमारे सर के ऊपर बैठेगा और हमें गुलाम बना देगा। क्या ऐसी बात होने वाली है क्या? ऐसा कभी नहीं होता। आज आप देखिए कि आप प्रीवियस हिस्ट्री उठा के देखिए, ओला जब आई, उबर जब आई, लोगों ने उनके साथ काम किया, ठीक है। अब देखना आपको है कि आपने कितना काम करना है। आप जब आप किसी जगह पे गुलाम बनेंगे तभी तो कोई कंपनी आपको गुलाम बनाएगी। आप अगर उस सिस्टम में चल रहे हैं, आपकी यूनिटी है, आप उस जगह पे प्रॉपर मैनेज करके चल रहे हैं। अभी क्या होता है, अभी आपके यहाँ सिचुएशन क्या है, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन जितनी नंबर ऑफ टैक्सीज वहां है, क्या यूनियन के होने के बावजूद क्या सबको भाड़ा मिलता है? नहीं मिलता। कुछ टैक्सीज ऐसी हैं जो दिन में 10-10 भाड़ा मारती हैं, और कुछ टैक्सीज ऐसी हैं जिनको हफ्ते हफ्ते तक भाड़ा नहीं मिलता। अगर यही चीज एक सिस्टम पे आ जाए और सबको पता लगने लगे कस्टमर के बारे में, तो कौन किसको कैसे गुलाम बना सकता है? देखिए, गुलाम बनाने वाली सिचुएशन तब होती अपना भाड़ा के साथ में, जब अपना भाड़ा कस्टमर से पैसा खुद लेता और वो इनको देता। मान लीजिए कि सारा पैसा अपना भाड़ा के ऐप के थ्रू अपना भाड़ा के बैंक अकाउंट में जा रहा है, और अपना भाड़ा वीकली और फोर्टनाइट इनको पेमेंट कर रहा है। अपना भाड़ा के अंदर ऐसा तो कुछ है ही नहीं, पैसा तो डायरेक्ट इन्होंने लेना है। पैसा डायरेक्ट ये ले रहे हैं, इनके बैंक अकाउंट में पैसा ले रहे हैं, इनके पेटीएम पे पैसा ले रहे हैं, इनके गूगल पे पैसा ले रहे हैं, ये कैश पैसा ले रहे हैं। अपना भाड़ा को तो ये 10 रुपए रोज देने वाले हैं। अभी ये 10, अब मुझे बताइए कि 10 रुपए रोज तो ये मुझे देंगे, तो गुलाम कौन हुआ? अपना भाड़ा इनका गुलाम हुआ या ये अपना भाड़ा के गुलाम हुए? जी एक बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन जो है वो यहाँ पे क्रिएट होता हुआ दिख रहा है अपना भाड़ा को लेके। वो ये कि बाहर के लोग आएंगे और अपना भाड़ा पे टैक्सी चलाएंगे, ऐसी जो बात है ये यहाँ पे मतलब फैलाई जा रही है। क्या ऐसा सही है? क्या ऐसा ही हो रहा है? देखिए, मेरे पास 150 ऑपरेटर हैं अभी, ठीक है, और 150 ऑपरेटर की मैं आपके सामने परेड करा सकता हूँ। आप उनमें से एक भी ऑपरेटर आप गोवा से बाहर का बता देंगे तो मैं उसको हटा दूंगा, पहली चीज। दूसरा, मेरा अभी चीजें शेयर करना ठीक नहीं था, लेकिन जो मेरा इनको प्रपोजल गया था दिसंबर के महीने में एसोसिएशन को, अब ये ना समझ पाए, ना आगे बढ़ना चाहे तो एक अलग चीज है। मैं आपको मेरा एक प्रपोजल बताता हूँ एसोसिएशन को, जो हमने इनको कहा था कि हम लोग साथ में मिलकर काम करते हैं। देखिए, मैं अगर कैब डाल रहा हूँ, मेरी एक कैब की कीमत 12 से 15 लाख से कम तो नहीं होगी जी, ठीक है। अब मैंने इनको एक प्रपोजल दिया था कि आप हमारे साथ आए। पिछले 1 साल में बैकलॉग है, फाइनेंस गाड़ियों का चुका नहीं है, पेंडेमिक था, 5 से 6 ईएमआई 10 ईएमआई तक लोगों की बाउंस चल रही है। आप बैंक के डर से, फाइनेंसर के डर से गाड़ी रोड पे निकाल नहीं पा रहे हैं। मेरा एसोसिएशन के लोगों को ऑफर था उस वक्त कि आप मेरे पास आए, हम लोग एक एग्रीमेंट करते हैं, आपकी जो ईएमआई टूटी हुई है 50,000 से 1 लाख रुपए तक की एक गाड़ी की ईएमआई, अपना भाड़ा अपने पास से आपको पे करके आपको क्लियर करके देगा। उसके बाद आप हमारे एग्रीमेंट में आए और हम आपको 2,500 रुपए रोज का बिजनेस देते हैं। अब 2,500 रुपए रोज का बिजनेस अगर मैं आपको दे रहा हूं गारंटीड, आप किसी लोकेशन से खाली वापस आ गए, मान लीजिए एयरपोर्ट से आपको मैंने पणजी भेजा मेरे ऐप ने, आप 500 रुपए में पणजी चले गए और पणजी से आपको एयरपोर्ट वापस खाली आना पड़ा, तो दिन भर में आपका 2,500 का फेयर नहीं हुआ, तो आप मेरे से लेने के हकदार तो हैं। फिर भी अगर अपना भाड़ा जो है वो आने की कोशिश में है, लेकिन फिर भी जो रवैया दिख रहा है प्राइवेट टैक्सी ओनर्स का, उस हिसाब को अगर देख के चले तो ऐसा लग रहा है कि वो
पूरी तरीके से इसके अपोज में है, ऐप बेस्ड कोई भी टैक्सी यहाँ पे चलने नहीं देंगे, ऐसे रवैये में है। अगर ऐसा हुआ तो फिर अपना भाड़ा क्या करेगा? देखिए, बहुत सीधी सी बात है सिद्धेश जी, हम कानून को अपने हाथ में कभी नहीं लेंगे और कानून हमें इजाजत देता है यहाँ काम करने की। आप जो बात कर रहे हैं कि ये लोग नहीं करने देंगे, तो इसमें एक बहुत बड़ा पार्ट सरकार का आ जाता है, सरकार ने कैसे एक्शन लेना है। मैं यहाँ पे आपको एक चीज बड़े साफ शब्दों में क्लियर करता हूँ। जब ऐप बेस्ड टैक्सी के लिए गाइडलाइंस बनी थी, मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर जो है वो गाइडलाइंस आई, उन सारी गाइडलाइंस को सभी ऐप ऑपरेटर, ऐप बेस्ड टैक्सी ऑपरेटर पूरा करते हैं। 2018 में सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन थी कि प्राइवेट ऐप बेस्ड टैक्सी ऑपरेटर और प्राइवेट ऑपरेटर को कहीं भी बैच लेके गाड़ी चलाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद उस गाइडलाइन के आने के बाद आपके गोवा के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब ने अपोज किया कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानता। ऐसा मैंने वीडियोस देखे हैं कि हम हमारा अपना रूल बनाएंगे और हम जो है वो बैच देंगे, डोमिसाइल होना चाहिए, ये होना चाहिए। ठीक है, क्या आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते? आप एक उसके बाद गोवा माइल्स गोवा में एंटर करती है। क्यों लाया जाता है गोवा माइल्स को? इसलिए लाया जाता है क्योंकि टूरिज्म में, रेवेन्यू में नुकसान हो रहा था। अगर आप अपग्रेडेशन नहीं चाहते तो आपने अपनी गाड़ियां क्यों अपग्रेड करी? आपने 15 साल पुरानी गाड़ियों को छोड़ के नई गाड़ियां क्यों अपग्रेड करी? आप तब भी तो विरोध कर सकते थे कि हमारी तो गाड़ी है, जब तक चल रही है हम चलाएंगे। तब आपने क्यों सोचा कि पैसेंजर अब पुरानी गाड़ी में बैठना पसंद नहीं करता तो मैं नई इनोवा लेके आऊं? ठीक है, अभी जब सरकार को चाहिए, जब जिस तरीके से आपने 15 साल पुरानी गाड़ियों को बाउंड करके बाहर करा कि उससे पॉल्यूशन फैलता है, तो आप ये समझिए कि अगर आप सरकार ये चाहे कि अब प्राइवेट ऑपरेटर्स की सर्विसेज की वजह से ऐप ऑपरेटर की सर्विसेज में जब डिफरेंस है, तो ये भी एक तरह का पॉल्यूशन है, फेयर का पॉल्यूशन, मिसबिहेवियर का पॉल्यूशन, जो वर्स्ट सर्विसेज का पॉल्यूशन जो फेस करना पड़ता है। कोर्ट के आदेश के बावजूद अगर सरकार नहीं करा पा रही है, तो ये सरकार का एक अपना वो है। मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करना चाह रहा हूँ, समझदार को इशारा काफी है। वरना जुलाई 2019 में जब गोवा हाईकोर्ट का क्लियर कट ऑर्डर थे कि बेस्ट टैक्सी या नॉन मीटर टैक्सी और जो भी उसके ऑर्डर थे, क्या गवर्नमेंट ने उसको फॉलो कर लिया? तो अभी मेरे साथ भी वही किस्सा है। मैं इलीगल कुछ नहीं करूंगा, लेकिन लीगल तरीके से मैं 7 तारीख को आने वाला हूं। अगर आपके पास कुछ रिजर्व है, गवर्नमेंट ने आपको रिजर्व करा हुआ है, कानून के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं, आप जाइए, आप मुझे लीगल रोकिए। मेरे पास अगर उसके बाद कुछ होगा तो हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट तो है। लेकिन ये चीजें न्याय से नहीं, बातचीत से सॉल्व होती है। इन्होंने समझना चाहिए कि हम इनके बेटरमेंट के लिए काम कर रहे हैं। अभी भी अपना भाड़ा बातचीत के लिए तैयार है? अपना भाड़ा हमेशा से बातचीत के लिए तैयार रहा है। अपना भाड़ा ने सामने से, हमारे रिप्रेजेंटेटिव ने एसोसिएशन के साथ में बैठ के बात करने की कोशिश करी है, उनको प्रपोजल दिया है। ये अलग बात है कि उन्होंने अपना भाड़ा को कभी वैल्यू नहीं दी। अपना भाड़ा को उन्होंने किसी कंपटीशन में नहीं समझा। अपना भाड़ा को अगर उन्होंने अपना भाड़ा की सर्विसेज को समझा होता तो शायद आज एक टैक्सी ऑपरेटर को मैं 2,500 रुपए रोज का फेयर ऑफर किया था। ठीक है, 30 दिन में 75,000 रुपए एक टैक्सी ऑपरेटर कमाता। उसकी गाड़ी की किस्त आराम से निकलती, उसके ड्राइवर की तनख्वाह निकलती, उसका डीजल का खर्चा निकालता, तब भी उसके घर में 35 से 40,000 रुपए बच के जा रहा था। कौन सा ऑपरेटर इस चीज को ऑफर किया था? मैंने सबसे पहले ऑफर किया था एसोसिएशन को। मेरे लिए कितना अच्छी बात होती है, मुझे अपने कैब्स को नहीं खरीदना पड़ता, मुझे एसोसिएशन के साथ काम करने के लिए मिलता था। एक मेरा आखिरी सवाल है आपसे मुर्तजा सर कि एक ऐसा माहौल बनाया जाता है हर जगह पे कि जहां से लोगों का जन्म होता है
उस जमीन पे काम करने का हक जो है वो हर किसी का होता ही है। लेकिन कहीं भी इस जहां में जमीन हो, उस किसी भी जमीन पे जाके हम लोग काम कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं, अपनी रोजी रोटी कर सकते हैं। ये बात तो सबको पता है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको आपके ऊपर ऐसा सवाल खड़ा किया जाता है कि यहाँ के जो भूमिपुत्र है, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ 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 पे जिनका जन्म हुआ है, जिनकी पीढ़ियां, जिनकी किश्तें यहाँ पे टैक्सी के बिजनेस में थी, उनके ऊपर कहीं ना कहीं ये ऐप बेस्ड टैक्सी लाके उनको कहीं ना कहीं दबाने का जो है वो प्रयास जो है वो किया जा रहा है। ऐसा आरोप जो है वो ऐप बेस्ड टैक्सी के हर किसी भी कंपनी के बारे में यहाँ पे किया जाता है। इस आरोप को जाते जाते आप कैसे देखते हैं, इसके बारे में बताइए। देखिए, अल्लामा इकबाल का एक शेर है सिद्धेश जी, कि सर पे वो चढ़ा जो चमन से निकल गया और शोहरत उसे मिली जो वतन से निकल गया। आज ये भूमिपुत्र हैं, ये अपनी जगह पे बैठे हैं। अगर अपनी जगह पे प्रॉपर बैठ के मेहनत करें, समझें, चीजों को समझें। आज अगर ये भूमिपुत्र है तो इनको आज टूरिज्म इनका एक पुश्तैनी बिजनेस है। गोवा सिर्फ टूरिज्म के लिए, इनको क्या ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे यहाँ टूरिस्ट आए? क्यों टूरिस्ट के साथ ये लोग बदतमीजी करते हैं? जो टूरिस्ट ही नहीं आएगा तो आपकी रोजी रोटी चलेगी कहां से? मैंने भी अगर कोई बात करी तो इनका व्यापार बढ़ाने के लिए कि ये भूमिपुत्र कमाए, मेरा पहला उद्देश्य यह था। मैं इनके साथ, आई एम द फर्स्ट पर्सन जो इनके साथ में खड़ा हुआ हूं। अब अगर समझने का फर्क है कि मैं बाहर से आके इनके साथ काम करने को तैयार हूं और ये अपने घर में काम करने को तैयार है, तो क्यों नहीं हम अपना थोड़ा सा रवैया बदल के किसी चीज को समझने की, देखने की कोशिश क्यों नहीं की जाती? मुझे यहां तक पता है, अब मैं अगर गाड़ियां रोड पे उतारूंगा, मेरे साथ मारपीट भी होगी मेरे ड्राइवर के साथ में। आप जो है वो मुझे हर तरह से डिस्ट्रॉय करने की भी कोशिश कर रहे हैं, सारी चीजें। वही एनर्जी जो आप लगा रहे हैं, वही एनर्जी आप मेरे साथ काम करके ना सही, गोवा माइल्स तो आपकी अपनी जो है वो ऐप बेस है, गोवा की लोकल है, उसके मालिक तो लोकल है। आपने उनको क्यों नहीं, उनके साथ क्यों नहीं काम किया? वो तो आपकी सरकार लेके आई थी, सरकार को आपने चुना था। आपके आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर जी ने उसका उद्घाटन कराया था। उन्होंने कहा था, आपने सरकार पे भरोसा तो करना चाहिए ना। आपने उन पे भी भरोसा नहीं करा। आखिर सरकार, आप अगर किसी देश में रह रहे हैं, किसी राज्य में रह रहे हैं, तो वहां के संविधान को, वहां के कानून को, वहां की सरकार को तो आपने मानना चाहिए। मेरा तो सवाल बहुत दूर का हो गया, आपने गोवा माइल का ही साथ दे दिया होता तो आज मुझे आने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ऐसा मान के चलते हैं कि अगर तो गोवा आपकी में, सरकार थी, आपके मुख्यमंत्री जी थे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। एक जाते जाते आखिरी सवाल, कि ऐसा मान के चलते हैं कि कोई भी अगर ऐप बेस्ड टैक्सी गोवा में नहीं आती या फिर नहीं चलती, तो फिर आपके नजरिए में गोवा डेवलप होने की या फिर ना डेवलप होने की कितनी वजह या फिर कितनी प्रतिशत वजह रखता है? देखिए, सबसे बड़ी वजह यही रहेगी, क्योंकि ऐसा नहीं है, आज से पहले गोवा फेमस था, लेकिन जब से ऑनलाइन और जब से डिजिटलाइजेशन हुआ है, गोवा के बाद केरल में कितने बीच आपको पता है? केरल कितना शांत स्टेट है। अब केरल के अंदर भी टूरिज्म एक बड़ा बिजनेस बन के डेवलप होता जा रहा है। तो केरल क्यों डेवलप हो रहा है? जिसने बीच पे जाना है उसको बीच गोवा में नहीं मिलेगा तो केरल में चला जाएगा, केरल में नहीं मिलेगा तो गुजरात में चला जाएगा, दमन दीव चला जाएगा। बीच पे जाना है ना, गोवा जाने की कसम थोड़ी खाएगा टूरिस्ट। तो इससे आप जो है वो अपना खाना पड़ोस को पड़ोस देंगे। जी जी, आपको तो लग रहा है कि कई, मेरा गोविंस को सबसे पहले हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है, आप गोविंस बाद में है, पहले भारतीय हैं। बी इंडियन, एक्ट लाइक इंडियन, डोंट बी सो सिंक्रोनाइज। आप एक स्टेट को लेके, एक जगह को लेके, आप समझिए, मैं भी अगर आ रहा हूं, मैं अपनी जान पे खेल के यहां पे आके अगर काम करूंगा तो मुझे भी प्रोटेक्शन चाहिए। अभी आप लोग कहें हम प्रोटेक्शन देते हैं, आप काम करें, तो मैं काम करूंगा तो दो पैसा आप ही के पास रहने वाला है। मैंने आपको पिछले इंटरव्यू में भी बताया कि हम टूरिस्ट लाने का काम कर रहे हैं। मैं टूरिस्ट से जो कमाने वाला हूं वो आपके स्टेट में डालने वाला हूं इस टैक्सी बिजनेस के लिए। तो बिजनेस कितना बढ़ रहा है? जी बिल्कुल, ये इन्होंने समझना चाहिए। जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तजा सर, आपने हमसे बातचीत की, विस्तार से अपनी बात रखी, किस तरीके से ऐप बेस्ड टैक्सी
अपना महत्व रखती है, इसके बारे में आपने बताया, बहुत बहुत शुक्रिया. तर हे होते मुर्तजा अली सर, ज्यांनी आपल्याला सविस्तरपणे सांगितलं की तंत्रज्ञान जसं बदलत चाललंय, त्या बदलत्या तंत्रज्ञानाबरोबर आपल्याला सुद्धा कसं बदलावं लागणार आहे. अनेक शहरांमध्ये हे बदल सुरुवातीच्या टप्प्यामध्ये कसे गाजले होते ते आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे. वेगवेगळ्या शहरांमध्ये ऍप बेसला विरोध झाला होता, पण लोकांनाच इतकी सवय अंगवळणी पडलेली आहे ऍपची की त्याप्रमाणे लोकांच्या गरजेप्रमाणे सर्व्हिसेसना बदलणं सुद्धा तितकंच भाग पडलेलं आहे. आता हे खाजगी टॅक्सी चालक आणि ऍप बेस्ड टॅक्सी चालक यांच्यातला हा जो वाद आहे, या वादाला कुठेतरी जर का तोडगा काढायचा असेल तर कुठेतरी एक सामोपचाराने चर्चा करणं गरजेचं आहे. कारण यातनं फायदा जो आहे तो ग्राहकाला होणार आहे. त्याच्यामुळे पर्यटन वाढणार आहे आणि पर्यटन वाढलं तर आपसुकच प्रत्येक गोमंतकीय माणसाच्या खिशामध्ये पैसा खेळता राहणार आहे. अत्यंत महत्वाची चर्चा झाली. खूप खूप धन्यवाद मुर्तजा अली सर, तुम्ही आमच्याबरोबर बातचीत केली त्याबद्दल. या चर्चेमध्ये मी सुद्धा इथेच थांबतोय, पण तुम्ही कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा गोवन वार्तालेखन. आता गोव्याचं देणं मराठीचं.